पास क्वेश्चन पढ़ते रहिए। पहला उसने दिया हुआ है, एक मिनट देखो क्वेश्चन क्या है। पहले उसने दिया है कि x प्लस वाई प्लस 1 x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 and x plus alpha x plus beta that is equal to 0। ये कोलिनियर है तीनों, सॉरी कनकरेंट है। कनकरेंट है तो इसका मतलब क्या है कि 1 1 1 4 3 minus plus 4 and 1 alpha and beta that is equal to 0। यही होगा। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमने करना क्या है, यहाँ से एक्सपेंड करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। और एक रिलेशन और गिवन है आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। मेरी समझ से ये हो जाएगा, एक्सपेंशन आती ही है आपको। अल्फा की वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, एक रिलेशन आपके पास ये है, सॉल्व हो जाएगा। बोलो आगे सॉल्व करने की जरूरत है अरुण? हो जाएगा आगे या एक्सपेंड करूं? विनीत ठीक, चलिए सेकंड वन। इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, और उस ट्रायंगल में उसने दे दिया है कि a इज लेस देन इक्वल टू साइन ए फॉर एनी पॉइंट एक्स वाई इनसाइड द सर्कम सर्कल ऑफ एबीसी। इसका जो सर्कम सर्कल होगा उसके अंदर अगर कोई पॉइंट हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ये पूछा है उसने। तो साइन फार्मूला आपको पता है, साइन फार्मूला क्या होता था, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c दैट इज इक्वल टू 2r। यही था हमारा। तो a को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखो a को क्या लिख सकते हो, 2r साइन ए, हमने यहाँ पे लिख दिया 2r साइन ए इज लेस देन इक्वल टू साइन। तो साइन की वैल्यू जो है r जो है वो हमारा क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू हाफ। इसका मतलब सर्कम रेडियस जो है वो हाफ या हाफ से छोटी होगी। अब कोई पॉइंट इसके अंदर लाई करता है, उसका मतलब वो कौन से सर्कल के अंदर होना चाहिए, वो सर्कल के अंदर होना चाहिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर दैट मींस 1/4। और यहाँ जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शन में उसने क्या पूछा है, ऑप्शन देखिए, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पूछा है, एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो एक काम करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 एम जी एम लगाते हैं, इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपके पास मॉड ऑफ एक्स वाई आ गया, ये क्या आ गया, मॉड ऑफ एक्स वाई, क्योंकि स्क्वायर है अंडर रूट है तो ये सिखाया था मॉड के लिए। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी 1/4, तो 1/4 अपॉन 2 दैट मींस 1/8। तो मॉड ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 1/8 से लेस होनी चाहिए। इसमें एक ऑप्शन है आपके पास ए, तो ये हमारे पास हो गया।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग एंड इंटरसेप्ट 2 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इसका मतलब हुआ कि वो कहां से पास कर रही है? 0 -2 से। एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ मतलब स्लोप जो है वो हमारा tan 30 हो गया। tan 30 मतलब स्लोप जो हो गया वो कितना हो गया? tan 30 मतलब 1/√3। ये तो आसान क्वेश्चन है यार। y इक्वल यस सर। mx, इसमें तो कुछ है ही नहीं। x/√3 एंड -2 आगे मल्टीप्लाई वगैरह करके निकाल लोगे तो बेकार से है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P1 P2 denotes the length of perpendicular from the point 2 3 on the lines given by this। ये फोर्थ है आपका। ये 15x² प्लस 31xy प्लस 14y² दैट इज इक्वल टू 0। तो साथ में उसने दे दिया है कि P1 P2 जो है किसी पॉइंट 2 3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसमें P1 बड़ा है और P2 छोटा है। ये तो होमोजेनियस इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना चाहिए? सेपरेट करना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वेशन सेपरेट हो जाते हैं हमारे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया? सबसे पहले इसको सेपरेट करने की कोशिश की। इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। ये 15 है, ये 14 है। इसको हमने 5 × 3 लिख लिया, इसको 7 × 2 लिख लिया। तो 35, ये 10 और 21, 31 हो जाएगा। ठीक, तो ये 15x² प्लस 10xy प्लस 21xy प्लस 14y² दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5x कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 7। तो 7y हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 3x प्लस 2y। तो ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। एक आ गई 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। P लिख लेते हैं, P1 P2 बाद में कर लेंगे। कौन से पॉइंट से? 2 3 से। 2 3 से निकालना है तो 2 3 यहाँ पुट करते थे तो ये आ गया 10 प्लस 21 डिवाइडेड बाई √35 25 प्लस 29 49 सॉरी। और ये P ले लिया हमने, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 6 अपॉन √9 प्लस 4। अब इसमें जो बड़ा होगा वो P1 हो गया, जो छोटा है वो P2 हो गया। फिर एक एक्सप्रेशन पूछिए, मुझे लगता है आप निकाल पाओगे। ठीक है, बता दो। अमन, अरुण, दिवाकर, जैस्पर, विनीत। क्या सर? यहाँ से हो जाएगा? यस सर। यस सर। फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये जानबूझ के दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। जानबूझ के दो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। सर आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे धीरे आ रही है। एक मिनट, मैं आवाज तेज कर देता हूँ।
ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, अब ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो आपके पास अगला नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, उसमें आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, 1 1 एंड Q जो है वो आपके पास है 3 2। उसने बोला एक्स एक्सिस पे ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है कोई 1 1 मान लेते हैं, इधर होगा कहीं, और 3 2 इधर कहीं मान लेते हैं, 3 2। एक्स एक्सिस पे कोई उसने पॉइंट की बात की है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो क्या है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो हमें फाइंड आउट करना है, और उसने बोला है वो उस पॉइंट का नाम है आर, यहाँ कहीं ले लेते हैं आर। उसने बोला है कि पी आर प्लस आर क्यू मिनिमम। इसके लिए क्या टेक्निक थी हमारी, वही पी का प्रोजेक्शन आप ले लो, तो या सीधा इमेज निकाल दो। इमेज क्या होगी, तो 1 1 को अगर एक्स एक्सिस से आप रिफ्लेक्ट कराओगे तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा 1 - 1। इसका नाम हम रख लेते हैं पी डैश। पी डैश आर और क्यू अगर कोलिनियर हो जाए तो इनका सम जो है वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करनी क्या है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल लो और उसका इंटरसेप्ट निकालना है। इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, y - 2 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू -1 - 2 अपॉन 1 - 3। आपको x इंटरसेप्ट चाहिए, y की वैल्यू 0 पुट करके x इंटरसेप्ट निकाल लो, वो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सर समझ, अगर ऐसे पूछता मॉडुलस ऑफ पी आर माइनस आर क्यू मिनिमम है तब कैसे करते हैं? पी आर माइनस आर क्यू मॉडुलस मिनिमम, ऑफ पी आर माइनस आर क्यू मैक्सिमम सर। मॉडुलस ऑफ पी आर माइनस आर क्यू, वो सेम रिफ्लेक्शन होते बेटा, वो तीनों कोलिनियर होते तो ये हो जाता। वो ट्रायंगल लॉ यूज कर रहा है, वो ट्रायंगल लॉ ही यूज कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू वही होती, आपको जैसे क्यू को यहाँ से रिफ्लेक्ट कर लो तो पी क्यू डैश जो होगा, ये क्या है बेसिकली, ये सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो उस केस में क्यू को रिफ्लेक्ट कर ले, पी क्यू डैश की जो लेंथ होती है वो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, यस सर। 5th और 6th एक ही जैसा है क्वेश्चन मुझे लग रहा है, चेक कर लीजिए। अगले वाला भी वैसे ही है, उसमें बस लाइन जो है y = x हो गई, और y = x से आपको रिफ्लेक्ट कराना आता है कि अगर किसी पॉइंट xy को y = x से रिफ्लेक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, y, x हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे सेम है तो छोड़ देता हूँ मैं, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट इसके बाद 7th क्वेश्चन। ये कितना हुआ, 4 5 6 7, अच्छा जो भी है वो नेक्स्ट वाला, क्योंकि इसमें नंबरिंग तो इसमें दूसरी तरीके से। A straight line L is such that, ये वाला क्वेश्चन देखो ये बढ़िया है। कोई एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ के नंबरिंग के हिसाब से 11th उन्होंने दे रखा है, वही लिख रहा हूँ मैं। एक स्ट्रेट लाइन है L, हमें नहीं पता तो उसको मैंने ax + by + c ले लिया, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसने क्या क्या बोला है कि the algebraic sum of perpendicular distance of vertices of a triangle from L is 0। कोई ट्रायंगल है, उसका एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम क्या होता है कौन बताएगा मुझे, एल्जेब्रिक सम और सम में क्या डिफरेंस है।
एल्जेब्रिक सम और सम में क्या डिफरेंस है? दिवाकर, एल्जेब्रिक सम सम में क्या डिफरेंस? मतलब उसमें साइन और सारी चीज साथ ले। हाँ, एल्जेब्रिक सम में साइन साथ लेते हैं, अदरवाइज तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 0 हो ही नहीं सकता। उसने बोला यहाँ से इस लाइन के ऊपर एल लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला और वो जो है हमारा उसका एल्जेब्रिक सम 0 हो गया। तो चलिए एक कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1, b के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x2 y2, c के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x3 y3। तो ये am bn एंड cp क्या होगा? am लिख रहा हूं पहले मैं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मॉड साइन हमने नहीं लगाया, ठीक है जी। bn की बात करें तो वो लिख लेते हैं ax2 प्लस by2 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और cp की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ax3 प्लस b/3 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका सम जो है वो 0 गिवन है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a, क्योंकि डिनोमिनेटर को ऐड किया और उस साइड भेज दिया तो वो तो 0 हो गया। यहाँ देखते रहना, ax1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस b y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड प्लस 3c दैट इज इक्वल टू 0। इसको हमने ऐसे लिख लिया, a x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन ये वाली स्ट्रेट लाइन एक खास पॉइंट से होके पास कर रही है। वो कौन सा पॉइंट है ये निकालना सीखा था हमने फैमिली ऑफ लाइन में। इसी पॉइंट से होके पास कर रही होगी। ये पॉइंट क्या होगा फिर? दैट इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। कोई दिक्कत पूछ लो। बोलो यस सर। यस सर। ठीक है, कहाँ से पास करेगा? इन सेंटर। इन सेंटर है ये नीम में है। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 सेंट्रोइड ना। इन सेंटर कैसे बोल रहे हैं? ये सेंट्रोइड है। ये बात याद भी रखना कि अगर किसी का एल्जेब्रिक सम ऐसे किसी ट्रायंगल से, ट्रायंगल या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बात बराबर हुई। कभी ऐसे आ जाए कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है और उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, उसका एल्जेब्रिक सम 0 होगा, तो वो कहाँ से होके पास करेगा? तो अगर पॉइंट की बात करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और अगर वो ट्रायंगल पूछेंगे तो आप बोलोगे सेंट्रोइड से होके पास करेगी। चलो नेक्स्ट, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन उसने दिया हुआ है y इज इक्वल टू x माइनस 2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 2, जो यहाँ के सीरियल नंबर के हिसाब से 13 दिख रहा है। रोटेट्स अबाउट अ पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी 2 पे। सर इसके आंसर की किस ऑर्डर में है ये?
वो तो 1 2 3 4 है, इसकी नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5 ऐसे कर दो, उसी ऑर्डर में होगा। ये जहां से सोर्स उठाया ना उसी के नंबर्स लिखे हुए हैं। तो नहीं, इसके बाद 8 के बाद 11 के बाद फिर से 1 आ गया। हाँ वो तो वैसे किया हुआ है ना, उन्होंने जिस मटेरियल से उठाया है उसकी वजह से उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। आपके पास जो पेपर आएगा उसमें 1 2 3 है, यही मार्किंग है। तो आप पहले वाला क्वेश्चन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, वैसे मार्किंग करते चलोगे। जैसे 14th के बाद वो 1 नहीं है, आपके सीरियल के हिसाब से वो क्वेश्चन काउंट करके वो लिख सकते हो। जैसे वो टाइप वाइप करते हैं ना तो उस टाइम लिख लेते हैं, जब उनको आंसर की बनानी हो तो आसानी हो, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन है, देखो कहाँ पे कट करेगी, एक्स को कट करेगी 2 पे और वाई को कहाँ कट करेगी -2 पे। ये हमारा -2 है। सर इससे पीछे वाले का ए आंसर दे रखा है इन सेंटर। x1 + x2 + x3/3 क्या होता है, सेंट्रोइड या इन सेंटर? एक मिनट में पढ़ लूं क्वेश्चन भी। अच्छा, नॉट पास थ्रू, हाँ ठीक है, नॉट पास थ्रू दिया हुआ है ना, इसलिए इन सेंटर है, ठीक है। मतलब सेंट्रोइड से, पासिस थ्रू ही पूछा है। सेंट्रोइड से तो पास करेगी ही, सेंट्रोइड से पास एल करेगी। पासिस थ्रू पूछा है इसमें। अच्छा वो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा, हाँ एल पासेस थ्रू सरकम सेंटर, वो सॉरी क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, डी, उसका ऑप्शन डी कर लो, पासेस थ्रू सेंट्रोइड, ये आपने निकाल दिया, ये याद भी रखना है। एन सेंटर गलत है, ठीक है, डी होगा, सेंट्रोइड होगा। चले नेक्स्ट पे। ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये जो है इसकी पूरी डेरिवेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि ये चीज याद रहे। चलिए नेक्स्ट, द स्ट्रेट लाइन y equal to x minus 2 rotates about a point where it cuts the x axis, यहाँ x axis को कट करता है and become perpendicular to the straight line, और एक स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर हो गया, कौन सी लाइन है वो, ax plus by plus c is equal to 0, then the equation of that line। ये तो बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन हो गया। आप इसके लॉन्ग इसको आपने रोटेट कर दिया, सपोज करो ऐसे रोटेट कर दिया होगा, कितने एंगल से रोटेट किया पता नहीं, लेकिन एक आप बोल रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे ये परपेंडिकुलर हो गया, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप हो गया, अगर m1 लेते हैं तो -a/b, तो अब जब रोटेट होने के बाद ये आएगा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा b/a, और पास तो अभी भी ये 2 0 से कर रही है क्योंकि उसी के लॉन्ग आपने रोटेट किया है। तो इक्वेशन क्या हो गई, y - 2 y - 0 upon x - 2 that is equal to b/a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ay is equal to bx - 2b। अब इसमें देखिए कोई ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शंस देखो, bx माइनस या ay माइनस bx प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? सर रिपीट करते पर आवाज चली गई थी। क्वेश्चन पढ़ लो पहले बेटा, क्वेश्चन आपके पास हो तो उसने बोला कि एक स्ट्रेट लाइन को x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x - 2 को, ये जहां x एक्सिस को कट करता है उसके अलोंग जो है रोटेट कर लेते हैं।
तो पहले हमने देखा y इक्वल टू एक्स माइनस टू कहाँ पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को कट करेगा 2 0 पे और y एक्सिस को कट करेगा 0 माइनस 2 पे। आप इस लाइन को रोटेट कर रहे हो 2,0 के लॉन्ग। रोटेट करते ये एक स्ट्रेट लाइन, वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पे परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उसने ये पूछा है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, स्लोप और पॉइंट। तो आप बोलो अगर उसी के लॉन्ग रोटेट हो रहा है तो पॉइंट तो वही रहेगा 2,0, पॉइंट तो हमारा चेंज नहीं होता। और स्लोप क्या होगा, तो जिस लाइन पे वो परपेंडिकुलर है उस लाइन का स्लोप है माइनस ए अपॉन बी। तो दूसरे वाली लाइन जो इससे पास कर रही है 2 0 से, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, बी बाई ए। तो ये रहा स्लोप और पॉइंट वही रहा आपके पास 2 0। आपने लाइन की इक्वेशन निकाल ली, लाइन की इक्वेशन आपके पास ये आ गई, यही हमारे पास ऑप्शन में भी था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दिवाकर, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जो नेक्स्ट है इसके। द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसकी साइड्स की इक्वेशन गिवन है। मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, इसके अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन नंबर जो भी है 14 लिख देता हूँ यहाँ। x माइनस 3y is equal to 0, 4x plus 3y is equal to 5 and 3x plus y is equal to 0। उसने बोला कि एक लाइन है आपके पास 3x minus 4y does not pass through the, किससे पास नहीं करेगी, 3x minus 4y is equal to 0। तो ये तो बात की बात है, ये कहाँ से पास करती है कहाँ से नहीं। इन तीनों साइड्स की इक्वेशन को देख के बताओ ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा, कैसा ट्रायंगल होगा ये कैसा ट्रायंगल होगा। क्या ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। यस सर। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको तो मैं ऐसे इसकी इक्वेशंस लिख रहा हूँ। x माइनस 3y इसको ले लेता हूँ, 3x प्लस वाई इसको ले लेता हूँ क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, और इस वाले को हम ले लेते हैं 4x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 5। जरा ए बी सी, बी के तो कोऑर्डिनेट आपको पता ही है कि दोनों ओरिजिन से पास करेगी, तो बी तो हमारा 0 0 हो गया। ए और सी के कोऑर्डिनेट निकाल दो जरा, ए एंड सी के कोऑर्डिनेट निकालिए क्या होगा। सी का तो 1 and 1/3। सी का 1 and 1/3, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट
के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि बी क्या होगा हमारा? ऑर्थो सेंटर, है ना? ऑर्थो सेंटर क्या हो गया? 0 0। सेंट्रॉइड क्या होगा जी? तो सेंट्रॉइड की बात करें 0। अरुण 3 + 1/3 डिवाइडेड बाय 10/9। ठीक है जी। अच्छा, सर्कम सेंटर आपको पता है कि इसका मिड पॉइंट होता है। सर्कम सेंटर बता दीजिए क्या होगा? सर बीच बीच में आवाज कट हो रही है। सर्कम सेंटर क्या होगा इसका? सर्कम सेंटर इसका मिड पॉइंट होता है ना, तो ये तो 0 आ गया। और 3 + 1/3 सर्कम सेंटर हमारा क्या हो जाएगा? 5/3। अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि 3x - 4y = 0 किससे पास नहीं करेगी? ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं क्या सेंट्रॉइड से पास कर रही है। डज नॉट पास थ्रू द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड से पास कर रही है? नहीं। सर्कम सेंटर से पास करेगी? नहीं। तो किससे पास करेगी? सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो सेंटर से। ये डज नॉट नहीं होना चाहिए था। डज नॉट में तो भाई मल्टीपल आंसर हो जाएगा, और उस केस में आपको इन सेंटर भी निकालना होगा। इन सेंटर आपको पता ही है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेगा वो हमारा इन सेंटर हो जाता आई। तो आई भी निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ये ऐसे चल रहा है तो आपको ये चेक करना है, ये तो पास करेगा नहीं, इससे वो लाइन पास करेगी नहीं, सिर्फ इससे पास करेगी। इन सेंटर निकाल लेंगे, अगर सिंगल करेक्ट है तो इससे भी पास नहीं करेगी। तो ये होना चाहिए पासेस थ्रू। इसका आंसर अगर होगा तो उस केस में यही होगा कि वो किससे पास करेगी? तो ऑर्थो सेंटर से होकर पास करेगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसका आंसर हाँ, क्या है आंसर? बी। हाँ ठीक है ना, तो डज नॉट नहीं होना चाहिए, पासेस थ्रू होना चाहिए। तो लाइन 3x - 4y किससे पास कर रही है? ऑर्थो सेंटर। सर बी दे रखा है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड से पास कर रही है? नहीं, ठीक है ना लाइन। चलिए, सेंट्रोइड से पास कर रही है? नहीं कर रही। उसको देना चाहिए था कि इट इज पासेस थ्रू, और उस केस में ये होगा ऑर्थो सेंटर, क्योंकि ऑर्थो सेंटर भी यहाँ पे पास करेगा। ठीक है, वो आगे पीछे हो सकता है, उनका आंसर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े फिर। बोलो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is a quadrilateral such that AB is parallel to CD. AB is perpendicular on AD and AB is equal to 3 times of CD. Area of ABCD is equal to 4. Then the radius of circle touching the sides of the quadrilateral क्या होगा? ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है।
तो बेसिकली ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें लगानी है, तो हम ज्यादा जो है इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक हम क्या करते हैं, इसका सेंटर ए ले लेते हैं, कैलकुलेशन में हमें आसानी रहे। ये ए ले लिया। उसने बोला ए बी ए डी पे परपेंडिकुलर है, तो डी यहाँ कहीं मान लेते हैं। और उसने ये भी दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज 3 टाइम्स ऑफ सी डी। तो यहाँ से एक लाइन और ले लेते हैं, ये ऐसे ले लें, और यहाँ से फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है सी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गए, ये परपेंडिकुलर हो गए, ये पैरेलल हो गया। ए बी इज इक्वल टू 3 सी डी को हम अपने दिमाग में रखेंगे, और एरिया जो है हमारे पास ये है। एक सर्कल जो है इसको टच कर रहा है, इसकी चारों साइड्स को। ये ऐसे कुछ टच कर रहा है। तो इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? आपको पता है कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करते हैं तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आर आर ले सकते हो। रेडियस अगर आर आपने लिया तो ये आर आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये टैंजेंट है, और ये भी दोनों इधर टच कर रहे हैं। इसका मतलब AD की लेंथ जो है वो इसके इक्वल होगी। तो D के कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूँ 0 to R। कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्योंकि CD और AB पैरेलल है और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो AB और CD के बीच का डिस्टेंस उसके डायमीटर के इक्वल होगा। इसका मतलब D के कोऑर्डिनेट्स जो हो गए वो 0 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब AB जो है वो 3 टाइम्स ऑफ CD है, तो CD की लेंथ मान लेते हैं A है, तो C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हो गए, A एंड 3R। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3A, 0। और ये है क्या, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड क्या है, CD की लेंथ हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हो गई A, ये हमारे पास 3A है, इनटू हाइट, और हाइट आपको दिख रहा है दैट इज इक्वल टू 2R। ये एरिया जो है वो किसके इक्वल है, ये एरिया हमारे पास गिवन है 4 के। ये 2 कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आ गया 4AR इज इक्वल टू 4। तो AR इज इक्वल टू 1। R और A के बीच में हमारे पास रिलेशन आ गया, तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 1/R। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा हो गया, ये 3R नहीं 2R, हाइट तो 2R ही। ये हमारे पास आ गया 1/R एंड 2R। और ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया क्या, दैट इज 3/R, 0। अब इक्वेशन ऑफ BC निकालता हूं मैं। क्यों निकालता हूं, क्योंकि BC जो है इस पे टैंजेंट है। तो इक्वेशन ऑफ BC निकाल लो। इक्वेशन ऑफ BC हो गया हमारे पास y माइनस 0 अपॉन x माइनस 3/R इज इक्वल टू 2R माइनस 0
अपॉन y2 माइनस y1 और 1/r माइनस 3/r। तो इस वाले पार्ट को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, ये 2r और डिवा 1/r माइनस 3/r, तो हो गया माइनस 2/r, माइनस 2/r मतलब इधर आ गया माइनस r²। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, y इज इक्वल टू माइनस r²x प्लस 3r, और ये इक्वेशन आ गई y प्लस r²x माइनस 3r इज इक्वल टू 0। अगर ये इसको टच कर रही है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सेंटर से इसके रेडियस के इक्वल होगा। तो r से इसका डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस आएगा हमारे पास r प्लस r³ माइनस 3r डिवाइडेड बाय अंडर रूट r⁴ प्लस 1 इसका मॉड दैट इज इक्वल टू r। ये देखिए क्या आ गया, स्क्वायरिंग कर ली हमने, या वैसे ही निकाल लेते हैं, यहाँ से r बाहर निकाल लेते हैं, r तो पॉजिटिव है ही, r बाहर आ गया और वो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस r² माइनस 3 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट r⁴ प्लस 1। स्क्वायरिंग कर लीजिए, r² माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r⁴ प्लस 1, और ये फाइनली फिर क्या आ जाएगा r⁴ माइनस 4r² प्लस 4 दैट इज इक्वल टू r⁴ प्लस 1। ये भी कैंसिल आउट हो गया, 4r² इज इक्वल टू 3, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई √3/2, और √3/2 जो है वो sin 60 होता है, sin π/3 इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। ठीक है, ये अरुण, हमन, दिवाकर, नवनीत, विनीत, बताओ। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर जो आंसर की है वो पेपर के हिसाब से है ना? क्या बेटा? आंसर की मैंने देखी नहीं है, ये पेपर वो है जो करेक्शन के लिए आई थी, इस पे देखो, इसलिए नंबरिंग उल्टी सीधी है। तो आंसर की क्या है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पेपर आएगा उसी से आंसर की जो है वो करेक्ट होगी। क्या आंसर की उन्होंने क्या बनाई है? ठीक है, तो आज वो पेपर शेयर कर देंगे, उसके बाद आंसर की वेरीफाई कर लेना, इसलिए क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है वो जरा चेक कर लो कि स्क्वायर है, मैं डेटा नोट कर लेता हूँ। स्क्वायर है OABC is formed by the lines xy is equal to 0 and xy plus 1 is x plus y. Where O is the origin, वो जो है वो हमारा 0 0 है, origin है। A circle with the center C1 inside the square is drawn to touch the pair of lines. This another circle C2 and the radius twice touch the C1 and other line pair, and the radius of the सर्कल विद द सेंटर C1 इज, जो C1 है उसका सेंटर क्या होगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर ड्रॉ कर ले, उसके बाद ही ये सारी कहानी हो पाएगी। यहाँ से तो दो दिख गई, दो लाइंस होंगी, एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई। और यहाँ से एक काम करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं xy माइनस एक्स
माइनस वाई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, y माइनस 1, -1 कॉमन ले लिया, y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो स्क्वायर है वो आ जाएगा आपके पास क्या, x माइनस 1 कॉमा 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर बना लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। ये हमारे पास एक्स वाई 0 तो आ ही गया। अब हमें चाहिए x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। ये मान लेते हैं x इक्वल टू 1 है। और इधर कहीं y इक्वल टू 1 ले लेते हैं। इनकी इक्वेशंस लिख ली हमने, y इक्वल टू 1 और ये हमारे पास x इक्वल टू 1। अब इसने क्या बोला हुआ है, अब देखो इसने बोला है कि a circle with the center C1 inside the circle is drawn to touch the pair xy is equal to 0। अच्छा, एक सर्कल जो है इसको टच कर रही है दोनों पे, 2 पॉइंट पे, और वो ऐसे कुछ मान लेते हैं कि ऐसे टच कर रही है। टच कर रही है तो आपको पता ही है कि स्क्वायर है तो इसका डायगोनल y इक्वल टू x होगा, तो इसका सेंटर इसी पे लाई करेगा क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। एक दूसरा सर्कल है जो अदर पेयर को टच कर रही है और इसको भी टच कर रही है, वो बना लेते हैं। ये दोनों को टच कर रही है। ये यहां से y इक्वल टू x बनाते हैं। ये हमने बना लिया। अब सबकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास O है, ये A है, ये B है और ये हमारे पास C है। इसका सेंटर जो है वो C1 है और इसका सेंटर जो है वो हमारे पास C2 है। जरा ध्यान से देखना अब क्या क्या हम करने वाले हैं। C1 को हमने C1 के कोऑर्डिनेट मान लिए, क्योंकि इसी का हमें रेडियस निकालना है, तो C1 के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ R, कोई दिक्कत नहीं। तो C2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, C2 का रेडियस इससे डबल है और इसी वाली लाइन पे लाई करता है, तो C2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ अमन, C2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? C2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? किसी लाइन के ऊपर सर्टेन डिस्टेंस पे आपको कोई पॉइंट चाहिए, कौन सा फॉर्म आप यूज करते थे? आप यूज करते थे डिस्टेंस फॉर्म। जरा देखो ये लाइन जो है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये लाइन क्या है? दिस लाइन इज y इक्वल टू x। इससे आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये 2r है। तो 2r डिस्टेंस पे आपको अगर पॉइंट चाहिए तो C2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 माइनस 2r, और नेगेटिव डायरेक्शन में चाहिए क्योंकि प्लस करेंगे तो उस साइड चला जाएगा, और 1 माइनस 2r। ठीक है। अब देखिए एक रिलेशन हमें ये मिलता है कि OB की लेंथ क्या होगी। तो OB की लेंथ आपको पता है
कि OB इज इक्वल टू ये 1 है, ये 1 है, तो OB हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू √2। OB हमारा अगर √2 है तो OB को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OC1 प्लस C1 C2 प्लस C2B। तो देखिए रिलेशन क्या मिल रहा है, √2 इज इक्वल टू OC1। OC1 क्या होगा, तो देखो यहाँ से ये R था, तो ये लेंथ R, ये लेंथ R, ये कितना हो जाएगा, दैट इज √2R। C1 C2 दो सर्कल से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा उनके रेडियस के इक्वल होगा, दैट मीन्स R प्लस 3R हो गया, R प्लस 2R हो गया सॉरी। और C2B, तो C2B भी आप कैलकुलेट कर लोगे, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये लेंथ है आपके पास, या ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस जो मर्जी लगा लो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2√2R। अब यहाँ से R की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये R प्लस ये √2R हो गया, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, √2R प्लस 2√2R 3√2R एंड प्लस 3R, तो R कॉमन, 3 प्लस 3√2R, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू √2 अपॉन 3 प्लस 3√2, ठीक है, ये इसको भी टच कर रहा है, ऐसे टच करके जा रहा है, नहीं ये दोनों उन्हीं दोनों को टच कर रहा है। यहाँ से हमने ये √2 लिया और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 3, तो यहाँ पे आ गया √2 प्लस 1, ये है आपके पास, तो इसमें वो दोनों कॉन्सेप्ट भी यूज हो गए आपके, ये आ गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, उसने बोला द इक्वेशन ऑफ एनी टू डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेंटागन। अगर कोई रेक्टेंगुलर रेगुलर पेंटागन हो, तो रेगुलर पेंटागन के उसने बोले कि भाई रेगुलर पेंटागन है तो इस टाइप का एक सर्कल पहले बना ले और फिर हम पेंटागन बनाने की कोशिश करते हैं। पेंटागन बनाते हैं, यहाँ से हमने ऐसे ले लिया, ये वाला एंगल ऐसे ले लिया, ये साइड आ गई, फिर इधर से हमने ऐसा कुछ कर लिया, ये बना लिया और इससे इसको ज्वाइन कर दिया, ये हमारा पेंटागन बन गया। रेगुलर है तो आपको पता है इसके इंटीरियर एंगल्स भी सब निकाल सकते हो आप। सेंटर पे जो एंगल साइड्स वो कर रही है वो क्या है, 360 डिवाइडेड बाई 5, 72 डिग्री के आसपास, सब 72 बनाएंगे। तो हमने क्या किया कि हमें क्या चाहिए था, उसने बोला कि उसके दो डायगोनल, कोई भी दो डायगोनल जो है वो इस फैमिली के मेंबर है। कौन सी फैमिली के मेंबर है, तो जरा वो देखें, वो फैमिली है 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू वाई माइनस 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, y माइनस 2x प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2y माइनस x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हमारे पास माइनस प्लस प्लस, तो ये आ गया माइनस 3y,
ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा +3 दैट इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और y हम 1 पुट कर दे 1 1 + 2 दैट इज x इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 है, तो इसकी फैमिली के सारे मेंबर 1 1 से पास करेंगे। इसका मतलब इस पेंटागन के दो डायगोनल्स जो है वो 1 1 से पास कर रहे हैं। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई यही वाले दो वो डायगोनल्स है जो 1 1 से पास कर रहे हैं। ये दो डायगोनल्स हैं जो 1 1 से पास कर रहे हैं, इसको मैं 1 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं हम ये मान लेते हैं कि इसका सेंटर है, उसने इसकी लेंथ दे रखी है, मैं इसको ए भी मान लेता हूँ। इस पूरे की लेंथ दे रखी है sin 36 डिग्री। ये सेंटर है, यहां से अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 72 डिग्री, क्योंकि ये भी डायगोनल आके यहाँ मीट करेगी, ये भी मीट करेगी। तो ये हमारे पास 72 है, ये हमारे पास 1 1 है। तो ए बी की लेंथ हमारे पास हो गई दैट इज sin 36 डिग्री। और ए बी की लेंथ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ये 72 है तो ए बी को आप लिख सकते हो दैट इज, इसका रेडियस r लिया है तो 2 sin 72 डिग्री दैट इज इक्वल टू sin 36 डिग्री। यहाँ से आप निकाल लीजिए, r इज इक्वल टू sin 36 डिग्री अपॉन 2 sin 72 डिग्री। तो r हमारा आ जाएगा, यहाँ से बाहर निकाल लो, r आ गया हमारे पास cos 72 डिग्री। अब उस पॉइंट का उसने लोकस पूछा है, x - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर वही हो जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर 72 डिग्री। ये उस पॉइंट का लोकस हो गया। एक और क्वेश्चन ले लें। उसने बोला कि tangents are drawn to the circle x square plus y square is equal to 1 and x square plus y square minus lambda plus x lambda plus 6x plus 8 minus 2 lambda y minus 3 is equal to 0। इसका मतलब इस सर्कल पे एक सर्कल आपके पास ये हो गया, दूसरा सर्कल आपके पास ये हो गया, तो इसको कट कर रहा है। इस सर्कल पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किए, ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। ये पॉइंट आपके पास x1 y1 है, ये मान लेते हैं। ये ब्लू वाले सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और ये दूसरे वाला सर्कल है जो ये है। तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसकी इक्वेशन निकालते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या आएगी, t इज इक्वल टू s1, ये आ गया हमारे पास x(x1) प्लस y(y1) माइनस 1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर
प्लस y1 स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और दूसरा हम ये कॉमन कॉर्ड भी है तो इन दोनों इक्वेशन से निकालते हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज लेमडा प्लस 6। एक मिनट पॉइंट भी देख ले, पॉइंट हमारे पास गिवन है या x1 y1 ही। ठीक है, लुकस पूछा है तो इसको h के ले लेते हो, या x1 y1 को बाद में h के ले लेना। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो माइनस लेमडा प्लस 6 x प्लस 8 माइनस 2 लेमडा y, एंड ये आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो गया, अगर इसको s माना आपने तो s जो है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, और इसको आपने s डैश मान लिया, ये हमारे पास s डैश है। तो ये जो इक्वेशन आपने निकाला है वो क्या है, कॉमन कॉर्ड का है, s डैश माइनस s इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, ये दोनों सेम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ से आप निकाल लोगे x1 अपॉन माइनस ऑफ लेमडा प्लस 6 is equal to y1 upon 8 minus 2 lambda is equal to minus of, या प्लस ही रहने दो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर दैट इज डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप x1 y1 की वैल्यू निकालो, उसमें पुट कर दो, लोकस निकल आएगा, लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकाल कर वहाँ उठा के पुट कर दो, पैरामीटर चला जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा। तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए हैं वो आफ्टरनून वाली क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम 1:15।